साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2021 के लिए करंट अफेयर देख रहे हैं। तो जो करंट अफेयर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यह घटनासार पब्लिकेशन के द्वारा जो करंट वार्षिकी 2021-22 निकाली गई है, जो कि आपकी आगामी जो भी परीक्षाएं जैसे कि पीसीएस 2021 और अन्य जो भी परीक्षाएं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसके हम लोग 2 वीडियो कवर कर चुके हैं और ये इसका जो है तीसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग यूपी स्पेशल से संबंधित जो भी घटनाक्रम घटनासार पब्लिकेशन में दिया गया है उसको यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, यूपी स्पेशल की चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अनुपूरक बजट 2021-22 की। तो राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 18 अगस्त 2021 को राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 7,301.52 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है। ये जो बजट आया था उसके बाद ये बजट को बढ़ाया गया है और यह जो है मूल बजट का 1.33% है। बजट के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो रोजगार सेवकों, प्रांतीय रक्षक दल के जवानों, ग्राम प्रहरी चौकीदारों, आशा ग्रामीण व शहरी व आशा संगनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व आंगनवाड़ी सहायिकाओं, शिक्षा मित्रों, रसोइयों और अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने के लिए 575 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। युवाओं को डिजिटली शिक्षित बनाने हेतु भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत एक कोष बनाया जाएगा। इस हेतु बजट में 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान हेतु बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है और सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत 30 वर्ष की सदस्यता पूरी करने वाले अधिवक्ताओं को 5 लाख रुपए की धनराशि देने हेतु बजट में 90 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त लखनऊ स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक व सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना हेतु 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है तथा नई अयोध्या की परिकल्पना को साकार करने हेतु 5 स्थानों पर जन सुविधाएं व पार्किंग हेतु 209.69 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और वाराणसी में गंगा नदी से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक के मार्ग को चौड़ी करने व मरम्मत करने हेतु 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गौवंश की समस्या निजात हेतु 300 करोड़ का प्रावधान किया गया तथा अनुपूरक बजट में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए 100 करोड़ तथा बलिया लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया तथा उदय योजना के अंतर्गत विद्युत वितरण कंपनियों के घाटे की भरपाई के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान है तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधि विश्वविद्यालय जो कि प्रयागराज में स्थापित किया जाएगा, इसकी स्थापना के लिए 5.01 करोड़ रुपए का प्रावधान है तथा संस्कृत पंडितों को पुरस्कृत करने हेतु उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान को 30 लाख रुपए व संस्कृत संस्थान के बहुउद्देशीय भवन हेतु 9.7 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है। और उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी संघ की मिलों के अवशेष गन्ना मूल भुगतान हेतु बजट में 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आगे बात करते हैं मिशन शक्ति अभियान के तीसरे चरण की। तो नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन हेतु मिशन शक्ति अभियान का तीसरा चरण राज्य में 21 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्य की 75 ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने मिशन शक्ति के पहले 2 चरणों में उल्लेखनीय कार्य किया तथा समारोह में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 1.5 लाख पात्र बालिकाओं को अनुदान राशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया। ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा नहीं है। आगे चलते हैं इसमें। इस अवसर पर बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई बटालियन के प्रांगण की ऑनलाइन शिलान्यास किया गया। मिशन शक्ति अभियान का तीसरा चरण जो है 31 दिसंबर 2021 तक चलेगा और इसके तहत 1 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है तथा मंडल मुख्यालयों एवं गौतम बुद्ध नगर में सेफ सिटी परियोजना का क्रियान्वयन जो है किया गया तथा 84.79 करोड़ रुपए से 1286 थानों में पिंक टॉयलेट का निर्माण की योजना है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य को स्वीकृति दी गई है। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 2 अगस्त 2021 को संपन्न राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह योजना संबंधित किससे है? तो इस योजना के अंतर्गत कोरोना संक्रमण से इतर किसी अन्य कारण से अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाएगी, जबकि जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो है उसमें कोविड संक्रमण से जो बच्चे अनाथ हुए उनको आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। तो ये जो सामान्य वाला है इसमें प्रत्येक बच्चे को 2,500 प्रतिमाह दिए जाएंगे और एक परिवार के पात्र अधिकतम 2 बच्चों को ही इसका लाभ मिलेगा तथा इसमें माता पिता या फिर दोनों को खोने वाले बच्चों को इस योजना में शामिल किया गया है। आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में।
तो इस योजना को मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने 22 जुलाई 2021 को लोक भवन, लखनऊ के लोक भवन में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया। यह जो योजना है, इसके तहत कोविड-19 महामारी से अनाथ हुए बच्चों को जो है इसमें उनके लिए प्रावधान किया गया। इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रति माह 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी। इसके अलावा कोविड द्वारा अनाथ हुई लड़कियों को शादी के समय 1,01,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। साथ ही योजना के तहत पात्र स्कूली या कॉलेज छात्रों या व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को टैबलेट और लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे तथा पहल के शुभारंभ पर पहली तिमाही के रूप में 12,000 रुपये की राशि जो है आवंटित की गई है या भेजी गई है। अगला है मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम अब बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो उत्तर पूर्व रेलवे के अधिकारियों ने 15 जुलाई 2021 को वाराणसी शहर में जो मडुआडीह रेलवे स्टेशन, इसका नाम परिवर्तित कर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है। काकोरी कांड का नाम परिवर्तित किया गया है। तो राज्य सरकार ने 9 अगस्त 2021 को काकोरी कांड का नाम परिवर्तित कर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया, क्योंकि जो कांड शब्द है ये अपमानजनक लगता था तथा वर्ष 2022 में 100 वर्ष पूरे करने जा रहे चौरी चौरा महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 अगस्त 2021 को काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ मनाई। तो कब मनाई? 9 अगस्त को। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 2030 तक की बात करें तो इसे 11 जुलाई 2021 को राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति को जारी किया गया है। इसके तहत जो लक्ष्य निर्धारित किए गए उसकी बात करें तो 2026 तक सकल प्रजनन दर को 2.7 से घटाकर 2.1% और 2030 तक 1.9% तक लेकर आना है। वहीं आधुनिक गर्भ निरोधक प्रसार दर को 31.7% से बढ़ाकर 2026 तक 45% और 2030 तक 52% करना है और पुरुष गर्भ निरोधक उपायों के तरीकों को 10.8% से बढ़ाकर 2026 तक 15.1% और 2030 तक 16.4% करना है। वहीं मातृ मृत्यु दर जो कि प्रति 1 लाख जन्म पर इसको आंकलित किया जाता है, तो मातृ मृत्यु दर को 197 से जो वर्तमान में 197 है इसे घटा करके 2026 तक 150 और 2030 तक 98 करना है। वहीं शिशु मृत्यु दर जो कि प्रति 1000 जन्म पर इसको आंकलित किया जाता है, ये वर्तमान के 43 से घटाकर 2026 तक 32 और 2030 तक जो है 22 पर लेकर के आना है। इसी प्रकार से 5 वर्ष से कम आयु की शिशु मृत्यु दर प्रति ये भी 1000 जन्म पर इसको आंकलित किया जाता है। ये जो 47 वर्तमान में 47 है इसे घटाकर 2026 तक 35 और 2030 तक जो है 25 तक पहुंचाना है। जीवन प्रत्याशा को वर्तमान के 64.3 वर्ष से बढ़ा करके वर्ष 2026 तक 66 वर्ष और वर्ष 2030 तक 69 वर्ष करना है। और बाल लिंगानुपात जो कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को इसमें सम्मिलित किया जाता है, इसको 899 जो कि वर्तमान में 899 इसे बढ़ा करके 2026 तक 905 और 2030 तक 919 तक लेकर जाना है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण मसौदा विधेयक 2021 के बारे में। तो उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग द्वारा 11 जुलाई, ध्यान रखें 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस भी मनाया जाता है। तो 11 जुलाई 2021 को जनसंख्या नियंत्रण के एक मसौदा के लिए एक मसौदा विधेयक उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 प्रस्तावित किया गया, जिसके तहत 2 बच्चों के मानदंड को लागू और बढ़ावा दिया गया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में 2 बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों में आवेदन करने या पदोन्नति पाने और किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा। वहीं मसौदे के अनुसार स्वैच्छिक नसबंदी के माध्यम से 2 बच्चों के मानदंड को अपनाने पर लोक सेवकों सहित लोगों को कई प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे, जैसे पूरे वेतन और भत्तों के साथ 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश, राष्ट्रीय पेंशन के तहत नियोक्ता अंशदान कोष में 3% की वृद्धि और भूखंड या आवास स्थल या बने हुए घर हेतु सब्सिडी, पानी, बिजली और गृहकर जैसी उपयोगिताओं के लिए शुल्क में छूट तथा एक बच्चे के मानदंड को अपनाने वाले सरकारी कर्मचारी या आम नागरिक को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा तथा 20 साल की उम्र तक के बच्चे को बीमा कवरेज का अतिरिक्त लाभ तथा स्वैच्छिक नसबंदी के माध्यम से एक बच्चे का मानदंड को अपनाने वाले गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले दंपत्ति को लड़का पैदा होने पर एकमुश्त 80,000 रुपये और लड़की पैदा होने पर एकमुश्त 1 लाख रुपये भुगतान किए जाएंगे या उनको दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 28 अगस्त 2021 को गोरखपुर के पिपरी तरकुलहा गांव में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो गोरखपुर के पिपरी तरकुलहा गांव में। इस आयुष विश्वविद्यालय को महायोगी गुरु गोरक्षनाथ उत्तर प्रदेश आयुष विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा।
इसकी कितनी लागत है, कितने दूर में फैला है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसको पूरा होने की जो निर्धारित जो समयावधि है वो 2023 है। उत्तर प्रदेश एडॉप्ट अ हेरिटेज पॉलिसी 16 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एडॉप्ट ए हेरिटेज पॉलिसी अपनी धरोहर अपनी पहचान की तरह प्रदेश के तैयार की गई उत्तर प्रदेश एडॉप्ट ए हेरिटेज पॉलिसी अपनी धरोहर अपनी पहचान को अनुमोदित किया है। इस नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय, जो कि संस्कृत विभाग के तहत आता है, द्वारा संरक्षित स्मारकों पुरास्थलों का स्थलीय विकास, रख रखाव एवं जन सुविधाओं का प्रबंधन सार्वजनिक उद्यम इकाइयों एवं निजी क्षेत्र की सहभागिता से किया जाएगा। इस नीति के तहत संरक्षित स्मारकों पुरास्थलों को विकसित करने हेतु निजी क्षेत्र के उद्यमियों को स्मारक मित्र बनाने का प्रस्ताव है। चयनित स्मारक मित्र खुद के संसाधनों से स्मारकों का स्थलीय विकास, पर्यटकों के लिए स्मारक परिसर में जन सुविधा प्रबंधन एवं वार्षिक रखरखाव आदि की व्यवस्था करेंगे। एडॉप्ट हेरिटेज पॉलिसी के तहत चयनित स्मारक मित्र उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय, जो कि संस्कृत विभाग के तहत है, निदेशालय, पर्यटन विभाग एवं संबंधित जिले के जिलाधिकारी के बीच समझौता से किया जाएगा जो चयन होगा। योजना के क्रियान्वयन हेतु संस्कृत विभाग एवं पर्यटन विभाग की एक संयुक्त समिति बनाई जाएगी। संयुक्त समिति द्वारा निर्धारित कार्य योजना के अनुसार कार्य होगा। मंत्रिमंडल द्वारा इस नीति के अंतर्गत प्रथम चरण में पुरातत्व निदेशालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के 11 प्रमुख स्मारकों या स्थलों का चुनाव स्मारक मित्र बनाने हेतु किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इनमें जो चुने गए स्मारक है, इसमें आपका छतर मंजिल एवं फरहत बख्श कोठी है, जो कि लखनऊ के केसरबाग में है, और वहीं लखनऊ के केसरबाग में स्थित कोठी गुलिस्तान इरम है, और लखनऊ में ही दर्शन विलास कोठी है। लखनऊ के मोहनलालगंज में हुलासखेड़ा उत्खनन स्थल तथा इसी प्रकार से मथुरा के गोवर्धन में स्थित कुसुम वन सरोवर और गुरुधाम और प्राचीन दुर्ग बरुआ सागर ये झांसी में है, इनको शामिल इसमें किया गया है। तो 11 प्रमुख स्थलों को इसमें पहले चरण में शामिल किया गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय द्वारा चयनित अन्य स्मारकों एवं धरोहरों को विकसित करने हेतु आवश्यकता अनुसार आवश्यक स्मारक मित्र बनाए जाएंगे। गाजियाबाद देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम है, तो पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला उत्तर प्रदेश अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद नगर निगम देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। जारी किए गए बॉन्ड में से 150 करोड़ रुपए का फंड एकत्र किया जाएगा। इस बॉन्ड से एकत्रित धन से टर्सरी वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। इस प्लांट से गंदे पानी का शोधन कर उसे उद्योगों के उपयोग हेतु उपयोगी बनाया जाएगा। ग्रीन बॉन्ड होता क्या है? तो किसी भी इकाई द्वारा जारी बॉन्ड ऐसा जारी बॉन्ड जिसका उद्देश्य बॉन्डों से एकत्र किए हुए धन से पर्यावरणीय रूप से वर्गीकृत परियोजनाओं को पूरा करना है। गाजियाबाद के साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया के लिए इस परियोजना को तैयार किया गया। अगला है स्ट्रॉबेरी और गुड़ महोत्सव के बाद सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव, झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव व लखनऊ में गुड़ महोत्सव के पश्चात उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में 13 से 15 मार्च 2021 को काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव, लखनऊ में गुड़ महोत्सव और सिद्धार्थनगर में आपका काला नमक चावल महोत्सव। इसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस महोत्सव का आयोजन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत चुनिंदा उत्पादों को बढ़ावा देकर किसानों के लिए आय के नए अवसर सृजित करना तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान व लोकल फॉर वोकल को बल प्रदान करना था। देखिए, काला नमक चावल सिद्धार्थनगर, चंदौली सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, बहराइच, गोंडा, शिवाकाशी, महाराजगंज, कुशीनगर व संत कबीरनगर आदि जिलों का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। इसे बुद्ध चावल भी कहा जाता है। उल्लेखनीय कि उत्तर प्रदेश में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन जनवरी 2021 में झांसी में तथा गुड़ महोत्सव का आयोजन मार्च 2021 के पहले सप्ताह में लखनऊ में किया गया था। इन महोत्सव के अलावा उत्तर प्रदेश में केला महोत्सव, ये कुशीनगर में सहनाई उत्सव वाराणसी में आयोजित किया गया था। अगला है यूएनडीपी द्वारा चंदौली और सोनभद्र विकास मॉडल की प्रशंसा की गई है। तो उत्तर प्रदेश के चंदौली में होने वाले काले चावल की खेती की प्रशंसा हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की एक रिपोर्ट में की गई है। यूएनडीपी द्वारा जारी रिपोर्ट में सोनभद्र और चंदौली के विकास मॉडल की प्रशंसा की गई। किसकी? चंदौली और सोनभद्र की। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को काला चावल के निर्यात के लिए चंदौली की प्रशंसा की गई। वहीं यूएनडीपी की इस रिपोर्ट में आकांक्षात्मक जिला घोषित होने के बाद अलग अलग पैमानों पर तेजी से विकास करने वाले जिलों में सोनभद्र की प्रशंसा की गई है। अर्जुन सहायक परियोजना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 11 मार्च 2021 को अर्जुन सहायक परियोजना का शुभारंभ किया गया है। महोबा जिले में अर्जुन सहायक परियोजना के तहत लहचुरा बांध के निरीक्षण के दौरान इसकी घोषणा की गई है। यह एक सिंचाई परियोजना है जो धसान नदी पर निर्माणाधीन है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा और हमीरपुर के गाँव व किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। बांदा, महोबा और हमीरपुर के गाँवों के
अर्जुन सहायक परियोजना, इसको बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। धसान नदी जो है, धसान नदी पे ये आपका अर्जुन सहायक परियोजना है। धसान नदी बेतवा नदी की सहायक नदी है और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेगमगंज तहसील से निकलती है। इस नदी की लंबाई 365 किलोमीटर है और इस नदी का प्राचीन काल में इसे दशारण के नाम से भी जाना जाता था। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में उत्तर प्रदेश के 14 शहर शामिल किए गए हैं। तो देखिए 4 मार्च 2021 को जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 2020 में देश भर से कुल 111 शहरों की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 14 शहरों को रहने योग्य या रहने लायक माना गया है। गौरतलब है कि इस इंडेक्स में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की शीर्ष 50 रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के लखनऊ को 26वां स्थान, वाराणसी को 27वां, कानपुर को 28वां, गाजियाबाद को 30वां, प्रयागराज को 32वां, आगरा को 35वां, मेरठ को 36वां और बरेली को 47वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं राज्य के 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में झांसी को 34वां, मुरादाबाद को 38वां, रायबरेली को 40वां, सहारनपुर को 44वें, अलीगढ़ को 58वें व रामपुर को 59वें स्थान पर रखा गया। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कुल 14 शहरों को शामिल किया गया है। इस इंडेक्स में देश के बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश से लखनऊ शीर्ष पर रहा, जबकि वाराणसी दूसरे स्थान पर था। झांसी ने छोटे शहरों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला है लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स 2020-21 में उत्तर प्रदेश को 15वां स्थान मिला है। मार्च 2021 में प्रथम सप्ताह में नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER द्वारा जारी द्वितीय लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स 2021 में उत्तर प्रदेश को देश भर में 15वां स्थान, जबकि इस सूची में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यह रैंकिंग मुख्यतः भू अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण तथा उनसे संबंधित सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर दी जाती है। गौरतलब है कि नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा प्रथम लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स 2020 में जारी किया गया था। ये दूसरा था। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 की बात कर लेते हैं। तो 22 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का राज्य बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया। प्रदेश का यह पहला पेपरलेस डिजिटल बजट था, जो राज्य के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है। इसका जो केंद्र बिंदु है वो प्रदेश के समग्र एवं समावेशी विकास द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों का स्वावलंबन से सशक्तिकरण यह इसका केंद्रीय बिंदु है। वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान 2021-22 को यदि देखें तो प्रस्तुत बजट का आकार 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए है। ठीक है। बजट में कुल प्राप्तियां जो है 5,06,181.84 करोड़ रुपए अनुमानित है और इसमें से आपका इसमें 4,18,340 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति तथा 87,841 करोड़ 40 लाख रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश जो है वो 3,05,740.3 करोड़ रुपए, इसमें से स्वयं का कर राजस्व 1,86,345 करोड़ रुपए था। केंद्रीय करों में जो राज्य का अंश है वो जो है आपका 1,19,395 करोड़ रुपए 30 लाख रुपए सम्मिलित है। यहाँ पर कुल व्यय जो है ये 5,50,270 करोड़ रुपए 78 लाख रुपए अनुमानित है। वहीं कुल व्यय में 30,95,130.35 करोड़ रुपए राजस्व लेखे का व्यय है तथा 1,55,140.43 करोड़ रुपए पूंजी लेखे का व्यय है। आगे देखते हैं बजट में राजकोषीय घाटा जो है वो 90,729 करोड़ 80 लाख रुपए है, जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.17% है। बस इतना याद रखने की जरूरत है, कितना परसेंट है? 4.17% है राजकोषीय घाटा। तथा राज्य की ऋणग्रस्तता जो है ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28.1% अनुमानित है। और वहीं राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर के बारे में बात करें तो राज्य वस्तु एवं सेवा कर एवं मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य जो है वो कितना है? 1,04,385 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। आबकारी शुल्क की बात करें तो आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य जो है 41,500 करोड़ रुपए निर्धारित, जबकि स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 25,500 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। कृषि के संबंध में बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रदेश में 2,40,00,000 किसानों को 27,123 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि का
भुगतान डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में किया गया है। वहीं किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने हेतु विभिन्न योजनाओं के बेहतर उपयोग के लिए अवस्थापना से संबंधित अंतराल को पूरा करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना क्रियान्वित की जाएगी। योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है। बजट में प्रस्तावित मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए की बजटीय व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर किसानों को आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। वहीं नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा हेतु 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है तथा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के अंतर्गत खेतों में विभिन्न क्षमताओं के सोलर पंपों की स्थापना कराई जा रही है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15,000 सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 2021-22 को देखें तो प्रदेश सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में 644 मीट्रिक टन खाद्य उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जो कि 2020-21 के मुकाबले 4 लाख मीट्रिक टन अधिक है। इसके साथ ही तिलहन उत्पादन का लक्ष्य जो है वो 13 लाख मीट्रिक टन है। वर्ष 2021-22 में खरीफ उत्पादन का लक्ष्य 223 लाख मीट्रिक टन था और वहीं चालू वित्त वर्ष में ही रबी में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 417 लाख टन और तिलहन का लक्ष्य 12 लाख मीट्रिक टन है। महिलाओं के संदर्भ में बात करें तो महिला सशक्तिकरण हेतु तो राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2019 को या 19 से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लागू की गई। तो ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कब लागू की गई थी? तो अप्रैल 2019 में, जिसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देना एवं बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है। इसके अंतर्गत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में 15,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी तथा इस योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं के लिए बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। वहीं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना की शुरुआत का प्रस्ताव, इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि बजट में प्रस्तावित की गई। उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला दुग्ध उत्पादकों के स्वयं सहायता समूहों को मदद दी जाएगी। महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से लागू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत ड्राई राशन के साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक चिन्हित कुपोषित बच्चों तथा एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष की आयु तक स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था जो है बजट में प्रस्तावित है। पुष्टाहार कार्यक्रम हेतु 4,094 करोड़ रुपए तथा राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए 415 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। महिला शक्ति केंद्रों के लिए 32 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। युवाओं के संदर्भ में बात करें तो नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश के 12 अन्य जनपदों में मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किए जाने की योजना है। युवा खेल विकास एवं प्रोत्साहन योजना के लिए 8.55 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को खेलकूद के बेहतर अवसर प्रदान किए जाने हेतु ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है। जनपद मेरठ जनपद में नए स्पोर्ट विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान है और यह राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय होगा। कहाँ पे? मेरठ में। साथ ही युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कॉपर्स फंड में 5 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था की गई है। कार्मिक कल्याण की बात करें तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुलभ चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का आरंभ किया जा रहा है। जो कामगार आयुष्मान भारत योजना के दायरे में नहीं आते हैं उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। महिला श्रमिकों को विभिन्न रोजगारों में समान अवसरों में वृद्धि, कार्य की प्रकृति, कार्य के घंटे व पुरुषों के समान पारिश्रमिक दिए जाने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। सरकार ने दूसरे प्रदेशों से वापस आए उत्तर प्रदेश के श्रमिकों और कामगारों को रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए नई योजना मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना लागू करने की घोषणा की गई, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसी तरह पल्लेदार श्रमिक परिवार और असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की गई। इसके लिए 12 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। गोवंश संरक्षण एवं निराश्रित पशुओं की देखभाल की बात करें तो गोवंश संरक्षण एवं बेसहारा पशुओं के भरण पोषण हेतु प्रदेश में 5,206 गौ आश्रम स्थलों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें संरक्षित गौवंश की संख्या 5,58,000 है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अस्थायी गौवंश आश्रय स्थलों की संख्या 4,487 है। प्रदेश के निराश्रित गौवंश हेतु 187 बृहद गौ संरक्षण केंद्र तथा
गौवंश वन विहार का निर्माण कराया जाना है। नगर निगम विकास, नियोजन विभाग, पंचायती राज विभाग द्वारा आवश्यक सहयोग एवं मंडी परिषद की वार्षिक आय की प्राप्तियों से 3% धनराशि भी गौवंश को आश्रय प्रदान करने वाली संस्थाओं को दिया जा रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र में निराश्रित, कहाँ पे? बुंदेलखंड क्षेत्र में निराश्रित गौवंश की समस्या के निराकरण हेतु बुंदेलखंड में के प्रत्येक जनपद में 5-5 गौ आश्रम केंद्र स्थापित है। प्रदेश में पहली बार गौशालाओं का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है। अद्यतन 545 गौशालाएं पंजीकृत है। प्रदेश में स्वदेशी पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जनपद वाराणसी में गोकुल ग्राम की स्थापना की गई है। कहाँ पर? वाराणसी में। स्वास्थ्य की बात करें तो कोविड-19 के नियंत्रण एवं टीकाकरण योजना के लिए बजट में 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 5,395 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के लिए 1300 करोड़ रुपए तथा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 320 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रदेश के 13 जिलों कौन कौन से? बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात तथा कौशाम्बी में निर्माणाधीन नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1950 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये 13 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज संचालित कराए जाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। योजना हेतु 48 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ये जो 16 जनपद हैं, इसके अतिरिक्त एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर एवं मिर्जापुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में जुलाई 2021 से शिक्षण सत्र प्रारंभ किए जाने का लक्ष्य है। इन मेडिकल कॉलेजों हेतु 960 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है। अमेठी एवं बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चक गंजरिया में अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके लिए 50 एकड़ भूमि आरक्षित है। KGMU के अधीन लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एवं इन्फेक्शंस डिजीजेज के अंतर्गत बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब की स्थापना लक्षित है, जो उत्तर भारत में अग्रणी लैब होगी। KGMU लखनऊ, राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रयागराज तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज मेरठ में डायबिटिक रेटिनोपैथी उपचार सेंटर की स्थापना कराई जाएगी। कहाँ पे? लखनऊ, प्रयागराज और मेरठ में। प्रदेश में डायबिटीज रोगियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए SGPGI लखनऊ में उन्नत मधुमेह केंद्र की स्थापना कराए जाने का निर्णय लिया गया है। औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना की बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं रोजगार सृजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में पिछले 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य निर्धारित लक्ष्य के अनुसार चल रहा है। नवंबर 2020 तक 65% से अधिक कार्य हो चुका है। परियोजना समय पर पूर्ण हो जाएगी। इसके लिए 1107 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए जो है आपका 1492 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, इसके लिए 860 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। और गंगा एक्सप्रेसवे ये 6 लेन का एक्सपेंडेबल टू 8 लेन, मतलब 6 लेन का इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 8 लेन तक। ये इसकी कुल लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर होगी तथा इस परियोजना के लिए 7,200 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण के लिए तथा निर्माण कार्य के लिए 489 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या होगा। इसके लिए बजट में 101 करोड़ रुपए का प्रावधान है। जेवर निर्माणाधीन एयरपोर्ट की हवाई पट्टियों की संख्या 2 से बढ़ाकर 6 करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। यह एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित हो रहा है। इसके लिए बजट में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। बजट में कानपुर मेट्रो के लिए 597 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार से आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 8,380 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना है। 100 करोड़ रुपए का व्यवस्था प्रस्तावित है तथा प्रदेश के 10 शहर लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद तथा अलीगढ़ स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत चयनित हुए हैं। 10 शहर प्रदेश के चयनित हैं आपके स्मार्ट सिटी योजना के तहत। तो नाम इनके याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। लखनऊ है, कानपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, आगरा है, सहारनपुर है, बरेली है, झांसी है, मुरादाबाद है तथा अलीगढ़ है। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा चयनित 10 नगर निगमों के उपरांत शेष नगर निगमों वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन एवं शाहजहांपुर को राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत स्मार्ट एवं सेफ सिटी के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। उक्त योजना की अवधि 5 वर्ष होगी तथा इसके लिए बजट में
जो है 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आवारा पशुओं के पुनर्वास हेतु संचालित कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रम योजना हेतु 80 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के लिए 6 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य है तथा 7000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। पूरे विश्व में भारत सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश था। देश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है, 371 ग्राम रही है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत खुरपका, मुंहपका एवं बुर्सोलोसिस रोग नियंत्रण हेतु एक्शन प्लान के अनुसार क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2030 तक प्रदेश के पशुओं को खुरपका, मुंहपका रोग से मुक्त करने का प्रथम लक्ष्य है। कब तक? 2030 तक। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम तथा अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। लखनऊ के उत्तर प्रदेश के जनजातीय संग्रहालय के निर्माण हेतु 8 करोड़ रुपए तथा शाहजहांपुर में स्वतंत्रता संग्रहालय की भित्तिकाओं के लिए 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के प्रतिष्ठित साहित्यकारों एवं कलाकारों जो अन्य किसी पुरस्कार सम्मानित नहीं हो सके उनको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किए जाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष अधिकतम 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा और 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। पर्यटन के क्षेत्र में देखें तो उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से भारत के प्रमुख स्थानों में आ चुका है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019 में लगभग 54 करोड़ पर्यटक आए थे, तो इसकी बहुत आंकड़ों की जरूरत नहीं है। अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु यहाँ भी 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था है और मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना हेतु 200 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं चित्रकूट में पर्यटन विकास की विभिन्न परियोजनाओं हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त विंध्याचल व नैमिषारण्य में स्थल विकास हेतु 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वन एवं पर्यावरण की बात कर लेते हैं तो भारतीय वन सर्वेक्षण की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.19% क्षेत्र जो है वनावरण एवं वृक्षावरण से आच्छादित है। प्रदेश के वनावरण एवं वृक्षावरण में वर्ष 2017 से 2019 तक 127 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है तथा वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15% किए जाने का लक्ष्य जो कि वर्तमान में 9.19% है। वर्ष 2020 वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 के वृक्षारोपण का लक्ष्य क्रमशः 25 करोड़ 30 करोड़ एवं 35 करोड़ निर्धारित किया गया है। पौध उगाना हेतु 3 वर्ष की कार्य योजना तैयार की गई है। आगे देखें तो प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रवर्तन के कारण राज्य में बाघों की संख्या जो है वर्ष 2014 के 117 से बढ़कर के वर्ष 2018 में 173 हो गई। कितनी हो गई? 173 हो गई है। राज्य प्रतीकात्मक वनावरण योजना हेतु 600 करोड़ रुपए की बजट में व्यवस्था प्रस्तावित है तथा सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को प्रोत्साहन प्रदान किए जाने हेतु 400 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है या व्यवस्था की गई है। अल्पसंख्यक कल्याण की बात करें तो अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना हेतु 829 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है तथा मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिए 479 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था का प्रस्ताव है। दिव्यांगजन कल्याण की बात करें तो दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग 10,87,000 पात्र दिव्यांगजनों को 500 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दिए जाने हेतु 720 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। व्यापारी कल्याण की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए संचालित मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत प्रति लाभार्थी देय धनराशि सरकार द्वारा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। न्याय की बात करें तो जनपद प्रयागराज में या प्रयागराज जनपद में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है। आगे बात कर लेते हैं, एक सेकंड, अब आगे चलते हैं। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में दोगुनी वृद्धि के संदर्भ में। तो अर्थ एवं संख्या विभाग राज्य नियोजन संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा 23 फरवरी 2021 को प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार औद्योगिकीकरण, बुनियादी ढांचे में सुधार, बढ़ती कारोबारी गतिविधियों और अन्य आर्थिक सुधारों के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति तेजी से सुधार रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 21,73,390 करोड़ रुपए के लगभग पहुंच जाने का अनुमान बजट में किया गया है। राज्य की आबादी यदि 23 करोड़ मानी जाए तो इससे GSDP से प्रति व्यक्ति आय करीब 94,495 रुपये हो जाएगी। 2016-17 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है 50,942 रुपये थी। इस दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक प्रति व्यक्ति आय इसके लगभग
दोगुने के बराबर हो जाएगी। 2017-18 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 58,821 रुपये थी। राज्य सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार के बजट आंकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GDP GSDP ये 19,30,527 करोड़ रुपए है। आगे बात कर लेते हैं। वहीं नए वित्तीय वर्ष 2021-22 में SGDP बढ़कर 21,73,390 करोड़ रुपए हो जाएगी। वहीं प्रति व्यक्ति कर्ज की बात करें तो विकास के साथ ही राज्य की ऋणग्रस्तता भी बढ़ रही है। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य की कुल ऋणग्रस्तता जो है 5,65,909.69 करोड़ रुपए है। ठीक है, और 23 करोड़ आबादी में इन कर्जों का यदि विभाजन किया जाए तो 2021-22 में प्रति व्यक्ति जो कर्ज आएगा वो 26,572 रुपये होगा। 26,572 रुपये होगा। यानी विकास के साथ ही राज्य में प्रति व्यक्ति कर्ज के आंकड़ों में 1,968 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। सरस आजीविका मेला की बात करें 2021 की तो 26 फरवरी से लेकर 14 मार्च 2021 तक सरस आजीविका मेला का आयोजन नोएडा में किया गया। इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर के द्वारा किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इस मेले में 27 राज्यों से 300 से अधिक स्वयं सहायता समूह और हस्तशिल्पियों ने हिस्सा लिया। प्रयागराज के मेजा में गंगा तट कछुआ वन्यजीव विहार घोषित किया गया है। प्रयागराज मेजा में गंगा का 30 किलोमीटर का क्षेत्र कछुआ वन्य विहार घोषित किया गया है तथा इसकी घोषणा जिले के जिलाधिकारी के द्वारा 9 फरवरी 2021 को किया गया। मेजा तहसील के कोठारी गांव के आसपास 30 किलोमीटर दायरे में कछुओं का संरक्षण होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किसान कल्याण मिशन की आवश्यकता की शुरुआत की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 जनवरी 2021 को लखनऊ के सरोजनी नगर विकासखंड से किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में किसानों की आय को दोगुना करना। किसानों के कल्याण के लिए 3 सप्ताह का अभियान सभी 75 जिलों के हर विकासखंड में आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अभ्युदय कार्यक्रम की घोषणा तो मुख्यमंत्री के द्वारा 24 जनवरी 2021 को छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहयोग करने के लिए राज्यव्यापी मुफ्त कोचिंग सुविधा कार्यक्रम अभ्युदय की घोषणा की गई है। कक्षाओं को वास्तविक और वस्तुतः रूप से आयोजित किया जाएगा तथा नीट, IIT, JEE, NDA, CDS और UPSC जैसी विभिन्न परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान शुरू करने की भी घोषणा की है, जिससे राज्य को प्रशंसा दिलाने वाले 3 से 5 नागरिकों को प्रति वर्ष सम्मानित किया जाएगा। कानपुर में भारत का पहला चमड़ा पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार कानपुर जिले में देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करेगी। इस परियोजना से लगभग 50,000 रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। उत्तर प्रदेश बना 2 एक्सप्रेसवे हाईवे पट्टी वाला पहला राज्य। देखिए, उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, एक तो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, दूसरा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, पर 2 एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह उपलब्धि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पूरे भार के पास 3,300 मीटर लंबी हवाई पट्टी के निर्माण को पूरा करने के साथ ही प्राप्त की गई है। अगर आगे बात करते हैं, आगरा का सूर सरोवर रामसर साइट घोषित किया गया है। तो तेजी से कम हो रहे स्पॉटेड ईगल विशेष प्रजाति का चील और प्रदेश का राज्य पक्षी सारस का प्राकृतिक आवास आगरा दिल्ली राजमार्ग पर स्थित आगरा का सूर सरोवर 15 नवंबर 2020 को रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है। सूर सरोवर नाम से प्रसिद्ध आगरा की यह कीठम झील 60 प्रजातियों की मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत ज़्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। यह पूरी झील जो है आपका 7.13 वर्ग किलोमीटर के जल ग्रहण क्षेत्र में फैली है। यहाँ ध्यान रखिएगा, इससे पूर्व जनवरी 2020 में राज्य के 6 अन्य आर्द्र भूमि को रामसर साइट में घोषित किया गया था। आगे बात करते हैं नवीनतम पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2020 की। तो उत्तर प्रदेश संस्थान के वर्ष 2020 के पुरस्कार 19 अगस्त 2021 को घोषित किया गया। संस्थान के सर्वोच्च सम्मान विश्व भारती के लिए ओम प्रकाश पांडे का चयन किया गया, जबकि डॉक्टर बिशन लाल गौंड को महर्षि वाल्मीकि और डॉक्टर कमला पांडे को महर्षि व्यास पुरस्कार के लिए चुना गया है। आगे चलते हैं, यहाँ पे सूची दी गई है। देखिए, जो विश्व भारती पुरस्कार इसके तहत 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये आपका लखनऊ विश्व भारती पुरस्कार प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को दिया गया है। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार के तहत 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, 2,01,000 डॉक्टर बिशन लाल गौंड को दिया गया है, जबकि महर्षि व्यास पुरस्कार जो है इसके तहत भी 2,01,000 रुपये दिया जाता है डॉक्टर कमला पांडे को। इसी प्रकार से महर्षि
नारद पुरस्कार डॉक्टर चंद्रगुप्त श्रीधर वार्णेकर को, और विशिष्ट पुरस्कार डॉक्टर ददन उपाध्याय को दिया गया। इसी प्रकार प्रोफेसर सत्यप्रकाश दुबे को, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद नारायण द्विवेदी, डॉक्टर रघुवीर बेदलांकर और डॉक्टर कमलेश कुमार जैन को विशिष्ट पुरस्कार दिया गया है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2019 की बात करें तो इसकी घोषणा जो है 26 फरवरी 2021 को की गई है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। संस्थान का 5 लाख रुपए का सर्वोच्च भारतीय सम्मान जो है मुंबई की डॉक्टर सूर्यबाला को दिया गया है। मुंबई की डॉक्टर सूर्यबाला को दिया गया है। 4 लाख रुपए राशि वाला लोहिया साहित्य सम्मान लखनऊ के दयानंद पांडे को, जबकि हिंदी गौरव सम्मान दिल्ली के तरुण विजय को दिया गया है। तथा इसी प्रकार से 4 लाख रुपए राशि का महात्मा गांधी साहित्य सम्मान भोपाल के डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद मिश्र पंकज को, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान दिल्ली के डॉक्टर सूर्यकांत बाली को दिया गया है। अवंतीबाई साहित्य सम्मान ये भोपाल के डॉक्टर कपिल तिवारी को, तथा राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान जो है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा को दिया गया है। रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार की बात करें तो विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 18 खिलाड़ियों को। उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार लक्ष्मण पुरस्कार व लक्ष्मीबाई पुरस्कार से 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक समारोह में सम्मानित किया गया। इसके तहत प्रत्येक खिलाड़ी को 3,11,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इसमें 4 खिलाड़ियों को सामान्य वर्ग में लक्ष्मण पुरस्कार व 5 महिला खिलाड़ियों को सामान्य वर्ग में लक्ष्मीबाई पुरस्कार इन पुरस्कारों के अंतर्गत दिए गए हैं। 2 खिलाड़ियों को वेंट्रस श्रेणी में लक्ष्मण पुरस्कार व 1 को इस श्रेणी में लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया गया है। पहली बार इस वर्ष दिव्यांग वर्ग के अंतर्गत भी पुरस्कार दिए गए हैं। इस श्रेणी में 4 खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार व 2 को लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, सभी पुरस्कृत खिलाड़ियों के नाम ये इस प्रकार से हैं। आप चाहे तो इसको देख सकते हैं एक बार पॉज करके, चाहे तो उसको जाने दे सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व और उत्तर प्रदेश वन विभाग को बाघों की संख्या को दोगुना करने के 10 वर्ष के लक्ष्य को मात्र 4 वर्षों में प्राप्त करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 नवंबर 2020 में प्रदान किया गया। TX2 का लक्ष्य है टाइगर्स x2 बाघों को दोगुना करना है, जो जंगली बाघों को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। यह जो देखिए PTR में 2014 में 25 बाघ थे, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जो है 2014 में 25 बाघ थे, जो 2018 में बढ़ करके 65 हो गए। वहीं पीलीभीत टाइगर रिजर्व सभी 13 बाघ रेंज देशों में पुरस्कार जीतने वाला भारत पहला देश है। ठीक है, जो 13 बाघ रेंज देश है कौन कौन से, इसके नाम याद रखिएगा। भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओ, PDR, मलेशिया, म्यांमार, रूस, थाईलैंड और वियतनाम है। UNDP के पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के प्रमुख मिडोरी पैक्सटन द्वारा राज्य के प्रमुख वन संरक्षक सुनील पांडे को पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश तथ्य सार को वन लाइनर फॉर्म में देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो केंद्र सरकार ने देश में प्रस्तावित 4 मेडिकल डिवाइस पार्क में एक डिवाइस पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है, तो गौतम बुद्ध नगर में। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर 2021 को महान कवि सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश के किस केंद्रीय विश्वविद्यालय में सुब्रमण्यम भारती पीठ को स्थापित करने की घोषणा की है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। हाल ही में ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर को 2020 में दुनिया के 50 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरे स्थान पर रखा गया है, गाजियाबाद को। सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है, नोएडा में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ का नाम परिवर्तित क्या कर दिया गया है, हरिगढ़ कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है, मेरठ में। वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम हाल ही में रखा गया है क्या, मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय। हाल ही में उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति का कौन सा चरण प्रारंभ किया गया, तीसरा। उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला 30 अगस्त 2021 को कहाँ पर रखी गई है, तो गोरखपुर में। 5 सितंबर 2021 को वाराणसी में किस शहर के बीच क्रूज सेवा का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया, चुनार में किया है। उत्तर प्रदेश का वह आध्यात्मिक शहर जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 सितंबर 2021 को शहर के 10 किलोमीटर के दायरे में मांस और शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, तो मथुरा वृंदावन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है, अलीगढ़ में। 25 जून 2021 को इंडिया स्मार्ट
स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट 2020 में उत्तर प्रदेश को देश के शीर्ष राज्य का पुरस्कार मिला है। वहीं प्रदेश का वह रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, तो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ये किया जाएगा। आगे चलते हैं। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जिन्हें 30 जून 2021 को उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो किससे नियुक्त किया गया है? मुकुल गोयल को। वहीं जून 2021 को उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राज्य का पहला कोरोना मुक्त जिला बन गया? महोबा बना है। और उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया था, सिद्धार्थनगर में। 16 जून 2021 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किसे अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया? डॉक्टर राम बाबू हरित को। हाल ही में केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? मध्य प्रदेश के साथ। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश में कहां पर शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो गोरखपुर में। वर्तमान में भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ई पंचायत पुरस्कार 2021 से। उत्तर प्रदेश से स्थित हुआ बैंक जिसने 26 अप्रैल 2021 से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में अपना परिचालन प्रारंभ किया है, तो इसका नाम है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जिन्हें 5 जून 2021 को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष का पदभार दिया गया है, न्यायमूर्ति BK नारायण को। भारतीय राजस्व सेवा के वह अधिकारी जिन्हें अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, संजय श्रीनेत को नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 10 जून 2021 को किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो जस्टिस संजय यादव को। वहीं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने जून 2021 में जारी एक रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के किन जिलों में हुए विकास कार्यों की प्रशंसा की है? सोनभद्र, चंदौली और फतेहपुर की। सोनभद्र, चंदौली और फतेहपुर। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के बाद उत्तर प्रदेश के किन 2 अन्य शहरों में कमिश्नरी प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया? तो पहले अभी तक लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में थे, अब वाराणसी और कानपुर में भी इसको लागू किया जाएगा। 24 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई? वाराणसी से की गई है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वह जिले जिन्हें पिछले दिनों वे केन बेतवा लिंक परियोजना समझौते के तहत सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर। बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने कब तक राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 31 दिसंबर 2022 तक। पिछले दिनों कहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बंडई बांध का उद्घाटन किया गया? ललितपुर में किया गया। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में निकाली गई 32 झांकियों में से उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। राज्य की झांकी का विषय क्या था? अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। उत्तर प्रदेश का वह जिला प्रशासन जिसने हाल ही में कोविड-19 प्रबंधन के लिए द स्कॉच गोल्ड अवार्ड सम्मानित किया गया, तो अयोध्या जिला प्रशासन को। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कहां पर प्रदेश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश में संचालित वह मेट्रो सेवा जो भारत की पहली मेट्रो परियोजना बन गई, जिससे ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए पैरा बैगनी अल्ट्रावायलेट किरणों को उपयोग कर रहा है लखनऊ मेट्रो। देश का पहला फ्रंट विलेज लगभग 100 एकड़ भूमि में उत्तर प्रदेश में कहां पर विकसित किया जाएगा हो रहा है? तो वाराणसी में। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के किस उद्यान को चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है? शहीद अशफाक उल्लाह खां उद्यान गोरखपुर को। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर वर्चुअल माध्यम से फरवरी 2021 में DRDO के फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया है? पिलखुआ में। कहां पर किया है? उत्तर प्रदेश के पिलखुआ में। उत्तर प्रदेश स्थित निर्माणाधीन वह हवाई अड्डा जिसे फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए विमानन नियामक महानिदेशालय DGCA से मंजूरी प्राप्त हुई है, कुशीनगर हवाई अड्डे को। 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट का आकार कितना रहा? 5,50,270.78 करोड़ रुपए रहा है, तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के राज्य बजट में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना % अनुमानित है? तो 4.17% अनुमानित है। वहीं वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना हो जाने का बजट अनुमान है? 21,73,390 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी है? 94,495 रुपये। 94,495 रुपये है। ठीक है। वहीं वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तुत राज्य के बजट के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति कर्ज कितना अनुमानित है? 26,572 रुपये प्रति व्यक्ति है। वहीं उत्तर प्रदेश का वह नगर निगम जो 2 दिसंबर 2020 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ है, वो लखनऊ नगर निगम है। कौन सा? लखनऊ नगर निगम है। उत्तर प्रदेश में किस कानून के तहत 25 नवंबर 2020 से 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? एस्मा कानून के माध्यम से। उत्तर प्रदेश स्थित 72.64 किलोमीटर लंबा हुआ हाईवे जिसे
जिसका 6 लेन निर्माण कार्य का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने 30 नवंबर 2020 को किया, जो निर्माण के बाद एशिया हाईवे नंबर 1 का हिस्सा बन जाएगा। वाराणसी प्रयागराज हाईवे, वाराणसी प्रयागराज हाईवे। उत्तर प्रदेश का वह टाइगर रिजर्व जिसे नवंबर 2020 में TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को वह अध्यादेश जिसके 29 नवंबर 2020 को लागू होने के बाद इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी के लिए जबरन धर्मांतरण करवाने को प्रदेश में अब संज्ञेय तथा गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया है। विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के माध्यम से। आगे बात करते हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन 50 वर्षों की अवधि हेतु पट्टे पर किस औद्योगिक समूह को दिया गया है, तो ये दिया गया है अडानी समूह को। ठीक है, अडानी समूह को दिया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री ने 5 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया? नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। 17 अक्टूबर 2020 को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में कहां से मिशन शक्ति अभियान की प्रारंभ किया है या शुरुआत की है? बलरामपुर से की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट के समाधान के लिए किस देश की सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इजरायल की सरकार के साथ। पूर्व क्रिकेटर तथा उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जिनका 16 अगस्त 2020 को कोरोना बीमारी का निधन हो गया, चेतन चौहान। हाल ही में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक EIB ने कानपुर मेट्रो रेल सेवा के विकास में कितने मिलियन यूरो को निवेश की घोषणा की? 650 मिलियन यूरो की। 31 अगस्त 2020 को नीति आयोग द्वारा जुलाई माह की जारी डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के किस पिछले आदिवासी जिले को देश में शीर्ष स्थान मिला है? तो यह है सोनभद्र। पूर्व केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने उत्तर प्रदेश में सितंबर 2020 में किस नाम से जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया था? तो मेसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। उत्तर प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक कोरोना के गंभीर मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी के लिए कहां पर खोला गया है? तो लखनऊ के KGMU में। उत्तर प्रदेश सरकार ने सितंबर 2020 में राज्य का पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स कहां पर बनाने का निर्णय लिया है? आगरा में। और वहीं 13 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नए सुरक्षा बल के गठन की अधिसूचना जारी की है? तो UPSSF की 29 जुलाई 2020 को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कहां पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के गठन को मंजूरी दी गई है? प्रयागराज में। कोविड-19 के समय किस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन सा उत्तर प्रदेश बना है? मनरेगा के तहत रोजगार देने में। 24 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा प्रदान किया गया? कुशीनगर एयरपोर्ट को। कुशीनगर उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में स्थित बौद्ध तीर्थ स्थल है। अन्य राज्यों से लौटे राज्य के प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस अभियान की शुरुआत की है? 26 जून 2020 को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना पूर्व में घोषित लखनऊ की जगह किस स्थान पर करने का निर्णय लिया गया है? मेरठ में। और 12 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? बाल श्रमिक विद्या योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किए गए किस मिशन के तहत राज्य में 5 जुलाई 2020 को 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे? तो मिशन वृक्षारोपण 2020 के तहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2020 को चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जिसकी लंबाई 296.07 किलोमीटर है का शिलान्यास किया। यह एक्सप्रेस वे कुल 7 जिलों से होकर के गुजरेगा। कितने जिलों से? ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे कुल जिसकी लंबाई 296.07 किलोमीटर है, यह 7 जिलों से होकर गुजरेगा। कौन कौन से? चित्रकूट है, बांदा है, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा है। चित्रकूट है, बांदा है, हमीरपुर है, महोबा है, जालौन है, औरैया और इटावा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश में कहां पर प्रदेश की सबसे ऊंची 63 फीट दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो चंदौली के पंडाव में। तो इस प्रकार से घटनासार में जो उत्तर प्रदेश स्पेशल समेत महत्वपूर्ण करंट अफेयर को दिया गया है उसको यहाँ पर हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।